हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो संयोजी उत्तक वाला टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। तो आपको संयोजी उत्तक के कुछ फीचर्स और संयोजी उत्तक के जो टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा हमने डिस्कस किया। भाई जैसे आपको बताया था कि संयोजी उत्तक को अगर आप देखो तो आपके शरीर में तीन टाइप के संयोजी उत्तक होते हैं। कौन कौन से? लचीले संयोजी उत्तक, सघन संयोजी उत्तक और विशिष्टीकृत। तो लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने आपका जो लचीले संयोजी उत्तक हो गए और जो सघन संयोजी उत्तक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपके संयोजी उत्तक की तीसरी कैटेगरी, जिसे हम बोलते हैं विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में याद रख लेना तो कि दो प्रकार के संयोजी उत्तक आते हैं। एक तो हमारे शरीर के कंकाल की बात करें, भाई जैसे आपका स्केलेटल सिस्टम है। जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो चीजों से बना हुआ होता है। एक तो भाई इसके अंदर अस्थियां होंगी, बोन्स, और दूसरा इसके अंदर उपास्थियां होती हैं। तो अस्थियां और उपास्थियां दोनों किसके अंदर आती है भाई? आपकी कंकाली संयोजी ऊतक में। ठीक है। इसके अलावा भाई अगर हम बॉडी की बात करें तो आपने जैसे ब्लड और लसीका, ये हमारे शरीर में दो द्रव्य होते हैं। इन दोनों द्रव्य की अगर हम बात करें भाई, क्या है, तरल अवस्था में होते हैं और ये संयोजी ऊतक ही होते हैं आपके शरीर का। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? तरल संयोजी ऊतक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इनको बोलते हैं। तो आज की क्लास में पहले हम कंकाली जो संयोजी ऊतक है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो रक्त और लसिका है, ये एक अलग चैप्टर में दे रखा है पूरा डिटेल में, तो उसको उसी वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक हम अस्थि और उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखो, अगर हम हेडिंग बनाए कौन सी आपकी, कंकाली संयोजी ऊतक स्केलेटल, तो इसमें पहले हम बात करते हैं किसकी? कार्टिलेज की बात करते हैं। अब देखो, आप अपने शरीर में कोई भी कार्टिलेज लो और उस कार्टिलेज को जब आप मैग्नीफाई करके देखोगे तो भाई सेम चीज कि हमने जितने भी अभी तक कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सबके अंदर आपको क्या मिलता है? अधात्री मिलेगा। तो भाई जो आपकी क्या है, जो उपास्थि है, वो भी एक संयोजी ऊतक है, उसमें भी अधात्री होगा। अब दो तीन चीजें यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि भाई जो अधात्री यहाँ पर होता है वो कैसा है? ठोस है, मतलब सॉलिड होता है। इसके अलावा कहते हैं भाई विशिष्ट आनमय होता है। विशिष्ट आनमय मतलब अगर आप उसको दबाओ, मोड़ो, तो वो मुड़ जाता है। भाई जैसे आपका नाक का कार्टिलेज हो गया है, आप इसको मोड़ो ये आराम से मुड़ जाता है। कान के कार्टिलेज को आप देखो, उपास्थि को, उसको मोड़ो आप, वो मुड़ जाती है। ठीक है। तो ज्यादातर अगर हम देखें भाई, आधात्री कैसा होगा? ठोस होगा, विशिष्ट आनमय होगा और संपीड़न रोधी होता है। इसका क्या मतलब है भाई? संपीड़न रोधी का मतलब है कि अगर हम इसके ऊपर दबाव डालें, इसके ऊपर प्रेशर डालें, तो ये अपनी शेप को नहीं बदलता। ठीक है। तो आप शरीर में कोई भी आधात्री ले लो, मतलब कोई भी उपास्थि ले लो, उसमें जो आधात्री होगा वो कैसा होगा? ठोस होगा, विशिष्ट आनमय मतलब प्लायबल होगा, आप उसको मोड़ सकते हो। और साथ में क्या होगा? संपीड़न रोधी होता है, मतलब उसमें प्रेशर अगर आप लगाओ तो अपनी शेप को नहीं बदलता। अब कहानी क्या भाई, इस ठोस आधात्री के अंदर अगर हम देखें तो हमें कई सारी ऐसी छोटी छोटी कैविटीज बनी हुई मिलती है। ठीक है। इन कैविटीज को बोला जाता है गुहिका, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लेक्यूना। ठीक है। तो द्रव्य से भरी हुई वजह से भाई पूरा सॉलिड है। अधात्री तो सॉलिड हो गया, लेकिन कोशिकाओं को तो रखना है ना वहां पे। तो कोशिकाओं को अगर रखना है तो उस सॉलिड जगह पर आपको थोड़ी कैविटीज बनानी पड़ेंगी। उन कैविटीज को ही हम क्या बोल रहे हैं? गुहिका, और इंग्लिश में इसको लेक्यूना बोला जाता है। फिर इन गुहिकाओं के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे गोल और अंडाकार कुछ कोशिकाएं मिलती है। और ये जो गोल और ये जो अंडाकार कोशिकाएं हैं, इनको बोलते हैं हम उपास्थि अणु। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है क्या? कॉन्ड्रोसाइट्स। मतलब भाई टिश्यू है, तो हम पीछे पढ़ते ही आ रहे हैं कि कोई भी संयोजित तक लो उसमें आपको कोशिकाएं मिलेंगी। तो पहला उपास्थि की अगर हम बात करें भाई, इसमें क्या है, जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उपास्थि अणु और कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। होती कहां पर है भाई? कि जो आधात्री होता है उपास्थि का वो सॉलिड होता है, और उस सॉलिड उपास्थि के आधात्री में क्या है? छोटी छोटी कैविटीज बनी हुई है, और उन कैविटीज के अंदर ही आपको ये कोशिकाएं मिलेंगी। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पर ही बता रखा है कि भाई पहले अगर आप आधात्री को देखो तो कैसा होगा? एक तो ठोस होता है, फिर विशिष्ट आनमय है, मतलब आप इसको
मोड़ो तो मुड़ जाता है थोड़ा सा, और संपीड़न रोधी होता है, मतलब इसमें प्रेशर डालो तो ये अपने प्रेशर को नहीं बदलेगा। प्लस फिर देखो भाई इनके अंदर क्या है, छोटी छोटी गुहिकाएं मिलती है। ये गुहिका अकेली भी हो सकती है, दो एक साथ भी हो सकती है, तीन एक साथ भी हो सकती है। और फिर इन गुहिकाओं के अंदर अगर हम देखें तो हमें क्या मिलते हैं, कुछ गोल और अंडाकार कोशिकाएं मिलती है जिनको हम उपास्थि अणु कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ये साइड में जो डायग्राम दे रखा है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हो ये जो गोल वाली कोशिका दिखा रखी है ये आपकी कॉन्ड्रोसाइट है, उपास्थि अणु है। फिर ये बाहर की साइड जो है ये इनका अधात्री के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे जो दो कोशिकाएं हैं इनको एक साथ दिखा रखा है। तो गुहिकाएं याद रखना, एक अकेली भी हो सकती है जैसे यहाँ पे आप देखो इस वाले डायग्राम में, दो एक साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको डिस्क्रिप्शन विवरण पता होना चाहिए कि एक उपास्थि में क्या क्या मिलता है और उसका अधात्री कैसा होता है। तो यही कुछ चीजें भी आपको बताई कि उपास्थि की अगर हम बात करें तो उसका जो अंतरा कोशिकीय पदार्थ है ठोस है, विशिष्टान में और संपीड़न रोधी होता है। इसके अलावा भाई उनको बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपास्थि अणु। और वो उपास्थि अणु अपने खुद के, मतलब जो कैविटी होती है वहां पर छोटी छोटी गुहिकाएं होती है उनके अंदर होती है, जिन्हें वो खुद बनाती है, याद रख लेना। तो ये भाई इन जनरल हो गया कि आप शरीर में कोई सी भी उपास्थि उठाओ तो आपको ये चार पांच चीजें मैंने आपको बताई है मिलेंगी ही मिलेंगी। अब जो अधात्री है वो किस प्रकार का है, कैसा दिख रहा है वो, उसके आधार पर उपास्थियों को हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी, तो आप याद रख लेना भाई। उपास्थियों को अगर हम देखें तो तीन है, एक होती है काचाब उपास्थि जिसको हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं, एक होती है आपकी तंतुमय उपास्थि जिसको हम फाइब्रस कार्टिलेज बोलते हैं, और एक होती है प्रत्यास्थ उपास्थि जिसको हम इलास्टिक कार्टिलेज बोलते हैं। तो इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं और इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई शरीर में कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो जैसे भाई सबसे पहले अगर हम देखें काचाब उपास्थि की, तो कहानी वही है ना, ये चीजें सब में सेम मिलेगी कि भाई अधात्री हो गया, कैसा होगा, अधात्री ठोस है, विशिष्ट आन में और संपीड़न रोधी है। फिर उसमें क्या है, गुहिकाएं हैं, और गुहिकाओं के अंदर क्या मिलते हैं आपको, उपास्थि अणु मिलते हैं। अब इसमें स्पेशल क्या है इस उपास्थि के अंदर कि भाई इसका जो अधात्री होता है अगर आप उसको देखो तो वो चमकीला होता है, ग्लासी होता है, मतलब ऐसे चमक मार रहा होता है। और ऐसी ही चीजों को क्या बोलते हैं, काचाब, मतलब ग्लास जैसा होता है, इसलिए क्या बोला, ग्लासी, काचाब नाम दिया गया इसको। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखना भाई, कापाज जो उपास्थि है बाकी सारी चीजें तो सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इनका जो अधात्री है वो चमक रहा होता है, इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया गया है, इनको हम बोलते हैं काचाब उपास्थि। अब शरीर में कहां कहां पर मिलती है भाई, जैसे अभी अगर हम देखें तो हमारे शरीर में अस्थियां हैं, बोन्स आपकी बॉडी में, और उपास्थियां भी हैं। लेकिन होता क्या, जब हमारा डेवलपमेंट होता है, जैसे भाई जब हम गर्भ के अंदर है, बच्चा 3-4 महीने का हुआ है और उसके अंदर क्या है, उसका कंकाल तंत्र बनने लगा। तो कंकाल तंत्र जब बनता है तो याद रखना हड्डियां नहीं बनती, पहले पहले उपास्थि बनती है। फिर वही जो उपास्थि है धीरे धीरे बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अस्थियों के अंदर। तो पहला आप याद रख लेना भाई, भ्रूण के अंदर जितना भी कंकाल होता है वो सारा का सारा किससे बना हुआ है, आपकी काचाब उपास्थि बना हुआ होता है। एक चीज और है ना, तीनों उपास्थियों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो फैली हुई और सबसे ज्यादा नंबर में जो मिलती है वो आपकी काचाब उपास्थि ही होती है। इसके अलावा भाई जैसे हम पसलियों के बारे में जानते हैं कि भाई हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। पसलियां याद रखना भाई, पीछे की तरफ अगर हम देखें, अगर हम पृष्ठ पार्ट में देखें तो वहां पर वो आपके किससे जुड़ी हुई होती है, वर्टिब्रल कॉलम से, आपका जो कशेरुक डिंब है उससे जुड़ी हुई होती है पीछे की साइड। और आगे की साइड अगर आप देखो तो वो ऐसे घूम कर आ रही है, और हमारे आगे की तरफ एक अस्थि होती है जिसको हम बोलते हैं उरोस्थि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टर्नम। अब अस्थि याद रखना भाई, आपकी जो पसलियां होती हैं वो कैसे सी शेप की होती है, तो पीछे तो वो याद रखना डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई होती है, आपके वर्टिब्रल कॉलम से, कशेरुक डिंब से जुड़ी हुई होती है। लेकिन आगे की तरफ आकर वो पसलियों मतलब कैसे जुड़ेगी, वो रोस्ते से जुड़ेगी, और डायरेक्टली नहीं जुड़ती है, उनके बीच में अगर हम देखें तो हमें वहां पर एक उपास्थि मिलती है। अगेन ये जो उपास्थि है कैसी होती है, आपकी काचाब उपास्थि होती है। तो एक चीज एक और होगी भाई, अगर हम पसलियों के सिरों पर देखें, आगे की साइड अगर हम देखें जहां पर वो उरोस्थि से जुड़ रही है, स्टर्नम से, वहां पर हमें ये उपास्थि मिलेगी जिसको काचाब उपास्थि बोलते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में आप एक चीज याद रखना
भाई जैसे हमारी कोई भी एक बोन हो गई, और ये कोई वो बोन है वो किसी दूसरी बोन से जुड़ रही है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाथ की बात कर लेते हैं। हाथ के अंदर जो हड्डी होती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, और वो किससे जुड़ती है? रेडियस और अल्ना से। तो कभी भी होता क्या है, अस्थियों का जो उत्तक होता है वो संपर्क में नहीं आता। जहां पर भी अस्थियां आपस में मिल रही होती है और जहां पर उनकी संधि बनती है, उसके ऊपर हमेशा आपको क्या देखने मिलेगा? अंदर की तरफ अस्थि होगी और ऊपर आपको उपास्थि का आवरण देखने मिलता है। तो जहां पर भी आपके शरीर में संधियां बन रही हैं, दो हड्डियां आपस में मिल रही हैं, वहां पर हमें क्या देखने मिलेगा? हड्डियों का जो उत्तक होता है, जो टिश्यू है, वो डायरेक्टली संपर्क में नहीं आता। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? आपको एक लिए कवरिंग मिलेगी काचा उपास्थि की, फिर वो आपस में कांटेक्ट में होंगे। तो तीसरा अगर हम देखें तो हमारे शरीर की जो हड्डियों के बीच की संधि अगर हम देखें, वहां पर भी आपको क्या मिलेगी? काचा उपास्थि मिलती है। इसके अलावा दो तीन जगह और, जैसे भाई हम श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, पिछले वाले चैप्टर्स में भी और टॉपिक में इनको थोड़ा डिस्कस किया था मैंने। श्वसन तंत्र में देखे तो भाई पहले ऐसे श्वास नली हो गई, फिर श्वास नली आगे जाके टूटती है। भाई कुपिकाओं में क्या करना है? बहुत सारी कुपिकाएं हैं, सब तक ऑक्सीजन भेजनी है। तो कहानी क्या है कि ये जो श्वास नली है पहले वो टूटती है, जैसे आपकी श्वास नली होगी ट्रैकिया, फिर जब ये टूटती है तो क्या बनती है? श्वसनी बनती है। फिर तीन डिविजन तक इनको श्वसनी बोलते हैं। फिर और आगे जब ये टूटती हैं तो इनको नाम दिया जाता है श्वसनिकाएं। इनको हम जो श्वसन तंत्र वाला चैप्टर है वहां पर इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में श्वास नली है, फिर जब वो टूटती है तो श्वसनी बनती है, फिर श्वसनी और आगे टूट कर श्वसनिकाओं को बनाती है। अब ये जितनी भी आपकी होती हैं ट्यूब्स, इन सबके बाहर की साइड अगर आप देखोगे तो आपको काचाभ उपास्थि के वल्य मिलते हैं, रिंग्स मिलती है। ठीक है, तो ये जो उपास्थि वल्य है, क्या कहा मैंने भी किसके बने हुए होते हैं? काचाभ उपास्थि के ही बने हुए होते हैं। तो भाई याद रखना कौन कौन सी आपकी श्वास नली हो गई, श्वसनी हो गई, श्वसनिकाएं हो गई, इनके ऊपर जो उपास्थि के वल्य होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? काचाभ उपास्थि के। ठीक है, तो ये पहला आपका टाइप हो गया उपास्थि का, वो है आपकी काचाभ उपास्थि। अब दूसरा जो टाइप हम देखें उसको बोलते हैं हम तंतुमय उपास्थि। देखो वही कहानी फिर, अंतराकोशी के पदार्थ हो गया, ठोस है, विशिष्ट है और संपीड़न रोधी है। गुहिकाएं हैं और उनके अंदर उपास्थि अणु है। तो एक उपास्थि में ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। लेकिन दूसरी चीज जो नोटिस हम करें कि इसके आधात्री में अगर आप देखोगे तो आपको कोलेजन तंतु के बंडल्स मिलते हैं, और वो स्लाइड में क्लियरली दिखते हैं हमको। भाई इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? क्योंकि कोलेजन तंतु है तो उसके बड़े बड़े बंडल मिल रहे हैं, इसलिए उसको तंतुमय और फाइब्रस कार्टिलेज बोल देते हैं। अब मेनली इसमें एग्जाम्पल आप याद रखना, दो एग्जाम्पल इसमें है आपके शरीर में, कि भाई जैसे हम हमारे वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, रीढ़ की हड्डी की, तो रीढ़ की जो हड्डी है उसमें 26 हड्डियां होती है, और वो 26 हड्डियां एक साथ ऐसे लगी हुई है सीरीज में। तो होता क्या भाई, जैसे मान लो ये आपका एक कशेरुक हो गया, ये दूसरा कशेरुक हो गया, ये तीसरा कशेरुक है ना? ऐसे 26 हड्डियां होती है जो एक सीक्वेंस में लगी हुई है। अब ये जितने भी कशेरुक हैं इनके बीच में अगर आप देखोगे आपको एक डिस्क मिलती है, और ये जो डिस्क है इसको बोलते हैं हम अंतरा कशेरुक डिंब। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इंटर वर्टिब्रल डिस्क। और ये जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है ये किसकी बनी है? तंतुमय उपास्थि की बनी हुई होती है। तो पहला एग्जांपल याद रख लोगे। इसके अलावा एक दूसरी संरचना है, जब आप स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पे इसके बारे में आता है, जिसको हम प्यूबिक संलयन, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये है क्या? देखो अभी के लिए इतना याद रख लेना, वैसे कंकाल तंत्र पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर अभी इतना याद रखो कि है क्या, कि भाई हमारी जो कूले की अस्थि होती है, कूले की अस्थि को अगर आप देखोगे तो पीछे की साइड जो हमारा सैक्रम वर्टिब्रा होता है, मतलब हमारे कशेरुक जो होते हैं उससे जुड़ी हुई होती है, और आगे आने के बाद जो कूले की अस्थि है वो खुद आपस में जुड़ती है। आपस में याद रखना भाई, पीछे तो किससे जुड़ी हुई है? आपके वर्टिब्रल कॉलम से, कूले की अस्थि,
और आगे आके खुद आपस में ज्वाइंट बनाती है। और जहां पर ये आगे आपस में आके जुड़ रही है उनके बीच में हमको एक डिस्क मिलती है, एक कार्टिलेज मिलता है हमको, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक संलयन। तो अभी फिलहाल आप एग्जाम्पल याद रखो, इसका काम क्या है वो आगे आने वाले चैप्टर में आ जाएगा। तो तंतु में उपास्थि में दो एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे, एक तो अंतर कशेरुक डिंब हो गया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और दूसरा हो गया आपका प्यूबिक संलयन। तो ये दूसरी उपास्थि हो गई आपकी। अब तीसरी उपास्थि अगर हम देखें तो वो है प्रत्यास्थ उपास्थि। फिर वही कहानी, अंतराकोशिकीय पदार्थ को देखो, ठोस है, विशिष्टान में है, संपीड़न रोधी है, गुहिकाएं हैं और उपास्थि अणु है, वो सारी चीजें सेम है। लेकिन अब इसके अधात्री के अंदर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे धागे जैसे क्या मिलते हैं, जो आपके इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जो प्रत्यास्थ तंतु होते हैं। ठीक है, जैसे भाई फाइबर्स में देखें तो ऐसे बंडल्स हैं पूरे, इसमें बंडल नहीं होते, धागे जैसे होते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, कैसे होंगे, थ्रेड जैसे होते हैं। तो ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया। अब भाई ऑब्वियस से पता है इलास्टिक फाइबर है यहाँ पर, तो ये उपास्थि क्या होगी, इलास्टिक होगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, प्रत्यास्थ उपास्थि और इलास्टिक कार्टिलेज। अब इलास्टिक कार्टिलेज में आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप ट्रिपल ई याद रख लेना। अभी ई क्या है भाई, सबसे पहला ई हो गया आपका ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, जिसको हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, कर्ण पल्लव। भाई जो कान जो आप देख रहे हो बाहर से आपका, इसको आप मोड़ सकते हो, थोड़ा इलास्टिक भी होता है। तो ईयर पिन्ना जो है किसका बना हुआ है, उपास्थि का। कौन सी उपास्थि होती है आपकी, प्रत्यास्थ उपास्थि। दूसरा जो ई यहां पर है वो है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कंठस्थ बोलते हैं। अब अभी के लिए इतना याद रख लेना कि होता क्या भाई, कि हमारी जो खाना खाने, मतलब अगर हम पाचन तंत्र की बात करो, श्वसन तंत्र की, तो उन दोनों में एक कॉमन एरिया आता है जिसका नाम है ग्रसनी, फेरेंक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉमन चैम्बर होता है एक। अब इसी ग्रसनी से क्या भाई, आगे वाले भाग में आपकी जो विंड पाइप है जहां से हवा जाएगी, और पीछे वाले पार्ट में आपकी फूड पाइप होती है। तो खाना यहां से ऐसे पीछे की साइड जाता है और हवा ऐसे ऊपर से यहां की तरफ आएगी। तो सिंपली याद रखना भाई, कॉमन चैम्बर है और वो दोनों जगह खुल रहा है। आपकी श्वास नली में भी खुलता है और आपकी जो ग्रसिका होती है इसोफेगस, उसमें भी खुलता है। अब खाना क्या है भाई, क्योंकि चैम्बर क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो खाना जो है वो आपकी श्वास नली में जा सकता है। तो श्वास नली में खाना ना चला जाए, इसलिए आप याद रखना कि आपकी जो श्वास नली होती है, इसके ऊपर हमें एक लीफ जैसा एक ढक्कन मिलता है, जिसे हम कंठस्थ बोलते हैं, है ना, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो वो क्या करे भाई, जैसे आप खाने को निगलते हो, आप चेक नोटिस कर सकते हो कि आप अपनी जीभ को पीछे धकेलते हो, और आपकी जो जीभ है वो किससे जुड़ी हुई होती है, पीछे की साइड इसी कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है, इस कंठस्थ से जुड़ी हुई होती है। तो जैसे आप क्या करते हो, जीभ को पीछे धकेलते हो, ये क्या करता है, ये जो ढक्कन है ये इस श्वास नली को बंद कर देता है, ताकि जो खाना है वो सिर्फ कहां पर जाए, आपकी फूड पाइप के अंदर, विंड पाइप में ना चला जाए। तो अभी के लिए फंक्शन आपसे कोई नहीं पूछेगा, वो हम फंक्शन जो है जब मैं आपको श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा तब और डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। अभी खाली आप याद रखना कि जो कंठस्थ है, जो एपिग्लॉटिस है, वो किसका बना हुआ होता है, एक प्रत्यास्थ उपास्थिति का बना हुआ होता है। अब तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा यहाँ पर ई जो है वो है एक नलिका, जिसे हम यूस्टेकियन नलिका बोलते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। तो तीसरा यहाँ पर हो गई आपकी कौन सी, यूस्टेकियन नलिका। अब देखो कान का जब स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे कि एक कान में अगर आप देखो तो तीन पार्ट होते हैं, बाह्य कर्ण होता है, मध्य कर्ण होता है और अंतःकर्ण होता है। अब याद रखना भाई, आपका जो मध्य कर्ण होता है, वहां से एक ट्यूब आती है जो आपके गले में आके खुलती है, फेरेंक्स में आके खुलती है। उस ट्यूब को बोला जाता है यूस्टेकियन नलिका। इसका क्या काम है, अभी खाली इतना ही कहूंगा कि भाई एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि भाई जैसे आप नहाकर आए या जब आप उवासी लेते हो, तो आपको सामने वाला क्या बोल रहा है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब उवासी ले रहे हैं तो होता क्या, इस नली से हवा मिडल ईयर में भर जाती है, जिससे कान के दोनों तरफ जो कान का पर्दा होता है उसके दोनों तरफ का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और आपको सुनाई देने में दिक्कत होती है। तो होता क्या है, जो ईयर ड्रम होता है, आपका कान का पर्दा होता है,
उसके दोनों तरफ बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या होता है वहां पर, एक यूस्टेकिन नलिका होती है। बाकी जब ईयर आपको पढ़ाऊंगा तब और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चौथा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भाई तीन, ये तो यही हो गए, ईयर पिन्ना, एपिग्लॉटिस और आपका यूस्टेकिन नलिका। ठीक है। अब चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे रख लेना, कौन सी होगी, आपकी नाक की उपास्थि। अगर आप इस उपास्थि की बात करो, ये जो बाहर वाली है, अंदर वाली नहीं, अंदर जो सेप्टम होता है ना, जो नॉस्ट्रिल्स को दो पार्ट में तोड़ रहा है, वो आपका काचाप उपास्थि का बना हुआ होता है। लेकिन ये जो बाहर वाला भाग है, ये जो बाहर से आप देख सकते हो, ठीक है, इसको एलआर कार्टिलेज बोला जाता है, एलआर उपास्थि बोलते हैं इसको। और ये भी क्या है, आपकी एक प्रत्यास्थ उपास्थि का एग्जाम्पल है। तो भाई हमने आज का जो डिस्कशन किया हो कि भाई आपके शरीर में कंकाली संयोजितक कौन कौन से, भाई दो हो गए, एक तो अस्थि और दूसरा उपास्थि। तो कंकाली संयोजितक में भाई हमने उपास्थि में क्या क्या मिलता है, कितने टाइप की और कहाँ कहाँ पर है, ये सारा हमने पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बोन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।